नमस्कार दोस्तों, साहित्य समाधान के मंच से मैं डॉक्टर रीता गौड़ आपका हार्दिक स्वागत करती हूं, अभिनंदन करती हूं। दोस्तों, आज का सत्र बहुत ही महत्वपूर्ण सत्र होने वाला है क्योंकि पिछले सत्रों में हम पंत जी की जिन दो कविताओं पर बातचीत कर चुके हैं, प्रथम रश्मि हम बहुत अच्छी तरह पढ़ चुके हैं, परिवर्तन कविता के हम सार को पढ़ चुके हैं। तो आज के सत्र में पंत जी के जीवन, उनके कृतित्व और इन दोनों कविताओं पर आधारित अति महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम बातचीत करने वाले हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं आज का सत्र शुरू करूं, आपको एक अद्भुत अनमोल कृति जो पंत जी की है उसके दर्शन कराना चाहती हूं, क्योंकि ये मुझे अपने पिताश्री के पुस्तकालय से मिली बहुत ही दुर्लभ कृति है। यहां तक कि विकिपीडिया में भी इसका जिक्र नहीं है। तो चलिए देखते हैं उस कृति को। दोस्तों, ये कृति है पल्लविनी। पल्लविनी पंत जी की 1940 में प्रकाशित कृति है और इसमें उनकी बहुत सारी महत्वपूर्ण कविताओं का संकलन किया गया है। स्वयं पंत जी ने इन कविताओं का संकलन किया और जैसा कि इसकी भूमिका से कि पहली पंक्ति से ही स्पष्ट हो रहा है कि इस कृति में कुछ एक उनकी जिन रचनाओं को लिया गया है वो कौन से संकलन में है, इसकी चर्चा यहां उन्होंने दूसरी तीसरी पंक्ति में ही कर दी है। और वे रचनाएं हैं वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, ज्योत्सना और योगांत। इन कृतियों की प्रमुख चुनी हुई रचनाएं इस कृति में संकलित की गई हैं। और इस कृति के विषय में देखिए, ये मैं आपको क्यों दिखा रही हूं, क्योंकि पल्लव नाम से एक बहुत ही महत्वपूर्ण काव्य संग्रह, कविता संग्रह पंत जी का चर्चित रहा है। और उस काव्य संग्रह को की भूमिका को क्या कहा जाता है? छायावाद का मैनिफेस्टो कहा जाता है। तो आप कंफ्यूज ना हो, वो पल्लव है और ये है पल्लविनी। और इस कृति के का एक और महत्वपूर्ण बिंदु मैं आपके सामने लाना चाहती हूं कि इस कृति की जो भूमिका के लेखक हैं वो हैं हरिवंश राय बच्चन। तो आपको ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि पल्लव छायावाद का मैनिफेस्टो है, उसकी भूमिका छायावाद का मैनिफेस्टो है, लेकिन पंत ने स्वयं अपनी प्रतिनिधि कविताओं का एक संकलन किया था। एक तारापथ तो है ही, उसके अतिरिक्त एक और संकलन किया जिसका जिक्र विकिपीडिया में भी नहीं है, और उस संकलन का नाम है पल्लविनी, जिसकी भूमिका हरिवंश राय बच्चन के द्वारा लिखी गई। अब शुरू करते हैं आज का सत्र। आज के सत्र का सबसे पहला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस पुरस्कार से पंत जी को सम्मानित नहीं किया गया? क्या पूछा गया है? सम्मानित नहीं किया गया। सेकंड ग्रेड 2011 में यह प्रश्न पूछा गया। ऑप्शंस हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार, दूसरा है के बिरला पुरस्कार, तीसरा सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार और भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो दोस्तों, हम उनकी रचनाओं के विषय में जब हम उनके कृतित्व और व्यक्तित्व पर चर्चा कर रहे थे तब हमने जान लिया था कि उनकी कृति कला और बूढ़ा चांद पर उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार भी उन्हें प्राप्त हुआ और भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी उन्हें सम्मानित किया गया। कौन सी कृति पर? उनकी चिदंबरा नामक काव्य कृति पर। तो जाहिर सी बात है बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि के बिड़ला पुरस्कार से पंत जी को सम्मानित नहीं किया गया। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा बी। अगले प्रश्न पर आते हैं। पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस कृति के लिए मिला? बहुत ही सामान्य सा प्रश्न है, बहुत सरल प्रश्न है, और यह प्रश्न भी सेकंड ग्रेड 2011 में ही पूछा गया। ऑप्शंस हैं चिदंबरा, गुंजन, ग्राम्या और लोकायतन। तो चिदंबरा, अभी मैंने चर्चा भी की, उन्हें चिदंबरा कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया और यह सम्मान उन्हें 1968 में प्राप्त हुआ। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ए। अगले प्रश्न पर आते हैं। कौन सी रचना पंत रचित महाकाव्य है? सेट 2013-14 में यह प्रश्न पूछा गया। लोकायतन, युगवाणी, युगांत और ग्राम्या। ग्राम्या है दोस्तों ये। तो लोकायतन ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि लोकायतन जिस पर गांधी दर्शन का प्रभाव है वो उनके द्वारा रचित एक महाकाव्य है और इसे ये एक प्रबंधात्मक रचना भी है। तो यदि प्रश्न में यह पूछा जाए कि निम्नलिखित में से कौन सी कृति
पंत जी की प्रबंधात्मक कृति है और लोकायतन विकल्प में है, तो आप लोकायतन को सही उत्तर मानेंगे, यानी महाकाव्य भी है और प्रबंधात्मक कृति भी है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ए। अगला प्रश्न, प्रथम रश्मि कविता का रचना काल है 1917, 1919, 1921 और 1923। हम पढ़ चुके हैं दोस्तों। 1919 में प्रथम रश्मि नामक कविता की रचना पंत जी के द्वारा की गई, तो उत्तर इस प्रश्न का हुआ बी। अगला प्रश्न, प्रथम रश्मि कविता पंत के किस संग्रह में संकलित है? गुंजन, वीणा, पल्लव और ग्राम्या। तो दोस्तों प्रथम रश्मि कविता उनके वीणा संकलन में संकलित है। उनकी प्रारंभिक रचनाएं एक बार आपकी स्मृति में ताजा कर दूं, उनकी प्रारंभिक रचनाएं वीणा नामक उनके कविता संग्रह में संकलित है, जिसे तोतली वाणी का दुधमुहा प्रयास कहकर स्वयं पंत जी ने संबोधित किया है। तो आंसर होगा बी। अगला प्रश्न, प्रथम रश्मि किस प्रकार की कविता है? मानवीय मनोभावों की अभिव्यंजक, प्रकृति चित्रण प्रधान, आध्यात्मिक एवं दार्शनिक या प्रणय वेदना की अभिव्यंजक। हम अच्छी तरह से प्रथम रश्मि कविता को पढ़ चुके हैं दोस्तों, और आप सभी इस प्रश्न का उत्तर अच्छी तरह से जानते होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। तो बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि प्रातः काल होने पर यानी सूर्य की पहली किरण जब पृथ्वी पर स्पर्श करती है तो किस प्रकार चिड़िया चहचहाना शुरू कर देती हैं, यानी पक्षी कलरव करना शुरू कर देते हैं और संपूर्ण प्रकृति में एक चेतना का संचार, एक नव चैतन्य का संचार हो जाता है। उसी का वर्णन करते हुए पंत जी ने पक्षी से यानी चिड़िया से, छोटी चिड़िया से ये प्रश्न किया है कि भला हे चिड़िया, तुझे पहली किरण के पृथ्वी पर आने का ज्ञान कैसे हो जाता है, बोध कैसे हो जाता है, और इसी पृष्ठभूमि पर इस कविता की रचना की गई है। तो यह कविता प्रकृति चित्रण प्रधान कविता है। उत्तर होगा बी। कवि ने प्रथम रश्मि कविता में रंगिणी, बाल विहंगिनी, तरुवासिनी, अंतर्यामिनी, बहुदर्शिनी, नभचारिणी विशेषण किसके लिए प्रयुक्त किए हैं? प्रेयसी, उषा की लालिमा, सूर्य की किरण या चिड़िया। तो हम पढ़ चुके हैं कि ये सभी संबोधन पंत जी ने प्रथम रश्मि कविता में चिड़िया के लिए संबोधित की हैं। कभी वे चिड़िया को रंगिणी कहकर पुकारते हैं, यानी अपने आप में मस्त रहने वाली, आनंदित रहने वाली, बाल विहंगिनी यानी छोटी चिड़िया कहकर पुकारते हैं, कभी तरुवासिनी यानी वृक्ष पर निवास करने वाली कहते हैं, कभी अंतर्यामिनी यानी क्योंकि वो प्रथम रश्मि के आगमन को जान लेती है हृदय में तो उसे अंतर्यामिनी कहकर पुकारते हैं, कभी उसे बहुदर्शिनी कहकर पुकारते हैं क्योंकि जो दृश्य कोई नहीं देख पाता सृष्टि में वो चिड़िया देख लेती है, वो चिड़िया जान लेती है, नभचारिणी आकाश में विचरण करने वाली कहते हैं। तो ये सभी विशेषण पंत जी ने प्रथम रश्मि कविता में चिड़िया के लिए प्रयुक्त किए हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा डी। अगला प्रश्न, पाया तूने यह गाना पंक्ति में कवि पंत किस गाने की ओर संकेत कर रहे हैं? विकल्प है प्रातःकालीन ईश्वर वंदना की ओर, पक्षियों की प्रातःकालीन चहक की ओर, भ्रमर की गुंजार की ओर, जल की कलकल ध्वनि की ओर। तो दोस्तों बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि यहां पाया तूने यह गाना, यह प्रश्न कवि किससे कर रहे हैं? चिड़िया से कर रहे हैं। यानी पहले तो वे प्रश्न करते हैं कि तुझे प्रथम रश्मि के पृथ्वी पर आने का बोध कैसे होता है, और उसके बाद तू जो मधुर गीत गाती है, यानी तू जो सुंदर स्वर लहरी में चहचहाती है, वो गीत, वो मधुर ध्वनि आखिर तूने कहां से प्राप्त की? तो इसके द्वारा पक्षियों की प्रातःकालीन चहक, उनके कलरव की ओर संकेत किया जा रहा है। आंसर होगा बी। अगला प्रश्न, रंगिणी के द्वार पर कौन प्रहरी की तरह घूम रहे थे? ए जुगनू, बी पतंगे, सी तितली और डी मधुमक्खी। तो दोस्तों ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। जुगनू के लिए कहा गया है और इस पंक्ति पर आधारित है यह प्रश्न। यहां ये पंक्ति दे दी गई है ताकि आप अच्छी तरह से इस प्रश्न के उत्तर को कंठस्थ कर सकें। झूम रहे थे घूम द्वार पर प्रहरी से जुगनू नाना। चिड़िया से कहते हैं कि जब तू स्वप्न नीड़ में सोई हुई थी, सपनों की दुनिया में अपने घोंसले में सोई हुई थी, उस समय क्योंकि रात्रि का वातावरण था तो जुगनू वातावरण में घूम रहे थे, तेरे घोंसले, तेरे नीड़ के बाहर भी घूम रहे थे और उन्हें देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो वे जुगनू नहीं, तेरे घोंसले का पहरा देने वाले प्रहरी हों। तो यहां प्रहरी की तरह घूमने वाले कौन है? जुगनू है। उत्तर होगा ए। अगला प्रश्न, स्नेहहीन तारों के दीपक श्वास शून्य थे तरु के पात, पंक्तियों में किसका वर्णन है? वन का, रात्रि के वातावरण का,
उपवन का या सूर्योदय का? दोस्तों, यद्यपि ये पूरी कविता प्रथम रश्मि के आगमन पर चिड़िया से पूछे गए कवि के जिज्ञासापरक सवालों से संबंधित है, लेकिन यहां इन पंक्तियों में स्नेहहीन तारों के दीपक तारों को, स्नेहहीन यानी कम तेल से युक्त, स्नेह से रहित यानी तेल से रहित, स्नेह का एक अर्थ तेल भी होता है, तेल से रहित दीपक की लौ जिस प्रकार हल्की हो जाती है, प्रकाश कम हो जाता है, उसी तरह से तारों के दीपक आकाश में जल रहे थे, श्वास शून्य थे तरु के पात, और हवा बिल्कुल नहीं चल रही थी, यानी पत्ते, वृक्षों के पत्ते बिल्कुल भी नहीं हिल रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो वृक्ष सांस रोक करके खड़े हों। और ये जो वर्णन है, ये रात्रि के वातावरण का वर्णन है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा बी। अगला प्रश्न, प्रथम रश्मि कविता में कवि ने चिड़िया को अंतर्यामिनी क्यों कहा है? पहला, क्योंकि वह सबके हृदय की बात जानती है, क्योंकि वह सरल और कोमल हृदय वाली है, क्योंकि वह सूर्य की पहली किरण का पृथ्वी पर आगमन जान लेती है, या फिर क्योंकि वह रात्रि में नहीं चहकती। तो सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। इसकी चर्चा अभी थोड़ी देर पहले मैंने की कि उन्होंने अंतर्यामिनी कहकर चिड़िया को इसलिए पुकारा है क्योंकि वो सूर्य की पहली किरण के पृथ्वी पर आने को अच्छी तरह से जान लेती है, और यही कारण है कि सूर्य की पहली किरण के आते ही वो चहकना शुरू कर देती है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा सी। छिपा रही थी मुख शशिबाला पंक्ति में कौन सा अलंकार है? विकल्प है उदाहरण, उत्प्रेक्षा, व्यतिरेक या मानवीकरण। तो डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। ये पूरी की पूरी पंक्ति कुछ इस प्रकार है दोस्तों, छिपा रही थी मुख शशिबाला निशि के श्रम से हो श्रीहीन, यानी प्रातःकाल भोर का समय हो चुका है, सूर्योदय हो चुका है, और सूर्योदय होने पर क्या होता है दोस्तों, चंद्रमा का जो प्रकाश है वो फीका पड़ने लग जाता है, क्योंकि सूर्य का प्रकाश चंद्रमा के प्रकाश की तुलना में बहुत अधिक प्रखर होता है। तो कवि कल्पना करते हैं कि शशिबाला मानो चंद्रमा, मानो कोई युवती है, और वो रात्रि भर उसने चांदनी के द्वारा रात्रि के अंधकार को दूर करने का प्रयास किया है, और इस परिश्रम से थककर मानो वो क्या कर रही है, अपना मुख छिपा रही है। तो शशि यानी चंद्रमा पर एक युवती के होने के आरोप किया गया है, यानी मानवीय गुणों का आरोप किया गया है, क्योंकि मुख छिपाने का जो गुण है वो किसका है, बाला का है, यानी युवती का है, एक कन्या का है, एक लड़की का है। तो मानवीय गुणों का आरोप हो गया, इसलिए यहां पर मानवीकरण अलंकार है। आंसर होगा डी। अगला प्रश्न, प्रथम रश्मि कविता में कवि ने कोक शोक से दीवाना किसे कहा है? चकवा को, जुगनू को, कमल को या अली को? इसकी चर्चा भी हम कर चुके हैं जब हम कविता पढ़ रहे थे। ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। चकवे को कोक शोक से दीवाना कहा गया है क्योंकि ऐसा माना जाता है साहित्य में कि रात्रि के समय चकवा पक्षी चकवी से बिछुड़ जाता है और पूरी रात वो अपनी प्रियतमा के वियोग में व्यथित रहता है, दुखी रहता है। तो उसी की ओर यहां संकेत किया गया है। तो उत्तर होगा ए। अगला प्रश्न, सुप्त समीरण हुआ अधीर पंक्ति में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास, रूपक, रूपक मानवीकरण, मानवीकरण अनुप्रास या उत्प्रेक्षा और मानवीकरण? तो दोस्तों सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। पहली बात तो सवर्ण की आवृत्ति हुई है और एक ही क्रम में एक बार आवृत्ति हुई है, यानी सवर्ण 2 बार आया है यहां पर, यानी 6 का अनुप्रास अलंकार हो गया, जो कि अनुप्रास का एक भेद है। और उसे क्या कहा गया है? अधीर बताया गया है। और अधीर होना एक मानवीय गुण है, अधीरता एक मानवीय गुण है। तो इसलिए यहां तो हो गया अनुप्रास अलंकार और यहां हो गया मानवीकरण अलंकार। तो सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आंसर होगा सी। अगला प्रश्न, प्रथम रश्मि कविता में कवि ने तम को निराकार क्यों कहा है? क्योंकि तम का कोई आकार नहीं होता। तम में डूबकर, तम का अर्थ होता है दोस्तों अंधकार। एक बार फिर से आपको मैं याद दिला दूं, तो तम को निराकार यानी आकार से रहित क्यों कहा है, यह प्रश्न में पूछा गया है। तो विकल्प है क्योंकि तम का कोई आकार नहीं होता। तो सचमुच अंधकार का कोई आकार नहीं होता। तम में डूबकर वस्तुएं अपना आकार खो देती हैं। अब ये भी बात बिल्कुल सही है, क्योंकि जब अंधेरा छाता है तो कोई भी वस्तु चाहे वो कितनी भी साकार क्यों ना हो,
वो दिखाई नहीं देती, यानी मनुष्य जो जीवित प्राणी है, जो सजीव हैं, पशु पक्षी हैं, वे भी हमें अंधकार में दिखाई नहीं देते। तो ये विकल्प भी बिल्कुल सही है कि तब में डूबकर वस्तुएं अपना आकार खो देती हैं, यानी कि ए और बी दोनों विकल्प इस प्रश्न के सही उत्तर हैं, यानी सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। आंसर होगा सी। अगला प्रश्न उन्हीं पंक्तियों पर आधारित है अगला प्रश्न भी, क्योंकि ये पंक्तियां प्रथम रश्मि कविता की बहुत ही महत्वपूर्ण और लोकप्रिय पंक्तियां हैं। इन पर किसी भी तरीके से प्रश्न पूछा जा सकता है, तो इन पंक्तियों को आप अच्छी तरह से समझ लेंगे। कवि लिखते हैं, निराकार तम मानो सहसा ज्योतिपुंज में हो साकार, बदल गया द्रुत जगत जाल में धरकर नाम रूप नाना। पंक्तियों के विषय में असंगत कथन है, असंगत कथन पूछा गया है। पंक्तियों का अर्थ वैसे तो हम पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से मैं दोहरा देती हूं। कवि कहते हैं कि जब रात्रि का अंधकार था, तो अंधकार क्योंकि निराकार है, लेकिन जैसे ही रात्रि के अंधकार के बाद सूर्य उदित हुआ, तो अचानक ऐसा लगा जैसे निराकार अंधकार ने ज्योतिपुंज के रूप में साकार रूप धारण कर लिया हो। और क्यों? क्योंकि अंधकार, सूर्योदय होने पर अंधकार समाप्त हो गया और संसार की सभी वस्तुएं, सभी गतिविधियां स्पष्ट रूप से हमें दिखाई देने लगी। और ये स्पष्ट रूप से हमें दिखाई देने लगा कि ये सारा जो संसार है वो विभिन्न प्रकार की गतिविधियों में लीन है, यानी सांसारिक क्रियाशीलता भी हमें दिखाई देने लगी। ये इन पंक्तियों में कहा गया है। अब असंगत कथन पर बात करते हैं। पहला विकल्प है, इन पंक्तियों में रात्रि के बाद उजाला होने पर प्रकृति में होने वाले परिवर्तन का सूक्ष्म चित्रण किया गया है। इन पंक्तियों में उत्प्रेक्षा अलंकार है। यह पंत की परिवर्तन कविता की पंक्तियां हैं। भाषा संस्कृत निष्ठ, सामासिक एवं चित्रात्मक है। तो दोस्तों ए विकल्प बिल्कुल सही है, क्योंकि यहां रात्रि के बाद जब उजाला होता है, यानी सूर्य का प्रकाश आता है, तो प्रकृति में क्या क्या परिवर्तन आते हैं उनका बहुत सूक्ष्म चित्रण यहां किया गया है। इन पंक्तियों में उत्प्रेक्षा अलंकार है, क्योंकि मानो शब्द, वाचक शब्द यहां आ रहा है, तो ऐसी स्थिति में जाहिर सी बात है उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। लेकिन ये पंक्तियां पंत की परिवर्तन कविता की पंक्तियां नहीं है, बल्कि प्रथम रश्मि कविता की पंक्तियां हैं। तो ये एक असंगत कथन है। भाषा संस्कृत निष्ठ, सामासिक और चित्रात्मक है, ये बात भी यहां बिल्कुल स्पष्ट है, यानी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सी। अगला प्रश्न, बदल गया द्रुत जगत जाल में धरकर नाम रूप नाना। पंक्ति में व्यंजित भाव है। विकल्प, जगत एक माया जाल है। बी, रात्रि की सुप्तावस्था के बाद प्रातः जागने पर संपूर्ण विश्व विविध कर्मों के जाल के रूप में दिखाई देने लगा। सी, जगत की वस्तुओं के कई नाम होते हैं। डी, संसार में वस्तुएं अपना रूप बदलती हैं। तो यहां पर बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि कहा गया है बदल गया द्रुत जगत जाल में धरकर नाम रूप नाना, यानी रात्रि की सुप्तावस्था के बाद प्रातः काल जागने पर, यानी जब सूर्योदय हुआ, सभी लोग जागे, सभी सजीव जागे, तो संपूर्ण विश्व विविध कर्मों के जाल के रूप में दिखाई देने लगा। तो आंसर होगा हमारा बी। अगला प्रश्न, झलका हास कुसुम अधरों पर हिल मोती का सा दाना। पंक्ति के विषय में सत्य कथन है। पुष्प खिलने लगे, पुष्पों पर बिछी ओस की बूंदें मोती के समान झिलमिला रही थी। हास का सांकेतिक अर्थ खिलना है। उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों ये तीनों कथन इस पंक्ति के विषय में पूरी तरह से सही है, क्योंकि जब सूर्योदय होता है तो जो कलियां हैं वो खिलने लगती हैं। तो कवि कल्पना करते हैं कलियों के खिलने को देखकर कि मानो वे कलियां हास यानी मुस्कुरा रही हैं, मुस्कुराहट से युक्त है, और उन कलियों पर जो ओस की बूंदें रात भर में गिरी हैं, वो ओस की बूंदें जब वो लहराती हैं हवा के साथ, कलियां खिले हुए पुष्प के रूप में, तो ऐसा लगता है मानो कोई मोती का दाना हिल रहा हो। तो ये तीनों कथन इसके विषय में सही है, यानी डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि यहां हास का जो सांकेतिक अर्थ है वो खिलना है, और हास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? हंसना या मुस्कुराना। तो डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न, परिवर्तन कविता पंत के किस काव्य संग्रह में संकलित है? विकल्प है चिदंबरा, गुंजन, पल्लव और ग्राम्या। तो दोस्तों सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। पल्लव उनका एक बहुत ही महत्वपूर्ण कविता संग्रह है, अभी मैंने चर्चा की, जिसकी भूमिका को छायावाद का मैनिफेस्टो यानी घोषणा पत्र कहकर पुकारा जाता है। उस पल्लव नामक कविता संग्रह में संकलित है परिवर्तन कविता। आंसर होगा हमारा सी।
अगला प्रश्न, सुमित्रा नंदन पंत का बचपन का नाम क्या था? विकल्प हैं गोसाई दत्त, कलाधर, वैद्यनाथ और नवाब राय। तो दोस्तों ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। गोसाई दत्त उनका बचपन का नाम था और जब वे शिक्षा प्राप्ति के लिए इलाहाबाद गए तो वहां उन्होंने स्वयं ही अपना नाम बदलकर सुमित्रा नंदन पंत रख लिया था। कलाधर नाम से जयशंकर प्रसाद ने अपनी प्रारंभिक रचनाएं लिखी थी। वैद्यनाथ कवि नागार्जुन का नाम है और नवाब राय मूल नाम था प्रेमचंद का। तो आपको इस प्रश्न का सही उत्तर बताना है ए। अगला प्रश्न, सुमित्रा नंदन पंत के द्वारा संपादित मासिक पत्रिका है? ए इंदु, बी हंस, सी मतवाला और डी रूपाभ। तो डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है क्योंकि रूपाभ वो पत्रिका है जो सुमित्रा नंदन पंत के द्वारा संपादित की गई। मतवाला के संपादक थे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, हंस के थे प्रेमचंद और इंदु नामक पत्रिका का प्रकाशन जयशंकर प्रसाद के भाई, चचेरे भाई थे अंबिका प्रसाद गुप्त के द्वारा किया गया। कहीं कहीं इंदु के साथ जयशंकर प्रसाद का नाम भी जुड़ा हुआ मिलता है क्योंकि जयशंकर प्रसाद की रचनाएं अधिकांशतः इंदु में ही प्रकाशित हुई। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है डी। अगला प्रश्न, पंत को निम्नलिखित में से किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? विकल्प है गुंजन, ग्रंथि, कला और बूढ़ा चांद और चिदंबरा। तो सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। कला और बूढ़ा चांद नामक रचना पर उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सी। अगला प्रश्न, 1961 में पंत को किस अलंकरण से विभूषित किया गया? विकल्प है साहित्य अकादमी, पद्म भूषण, ज्ञानपीठ या साहित्य वाचस्पति रह गया है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, क्योंकि पद्म भूषण से 1961 में पंत को अलंकृत किया गया, विभूषित किया गया। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा बी। अगला प्रश्न, पंत जी का उच्छ्वास कविता संग्रह कब प्रकाशित हुआ? दोस्तों उच्छ्वास कविता संग्रह पंत जी का पहला कविता संग्रह है और इसका प्रकाशन वर्ष है 1920, यानी 1920 में प्रकाशित कृति है और इस प्रश्न का उत्तर होगा ए। अगला प्रश्न, पंत जी के काव्य सृजन के प्रारंभिक दौर की कविताएं किस कविता संग्रह में संकलित हैं? विकल्प है ग्राम्या, वीणा, चिदंबरा और गुंजन। तो दोस्तों बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। वीणा में संकलित की गई प्रारंभिक रचनाएं सुमित्रा नंदन पंत की। तो आंसर होगा हमारा बी। अगला प्रश्न, पंत जी की 1918 से 1925 के मध्य लिखी गई 32 कविताएं उनकी सर्वाधिक कलात्मक कविताएं मानी जाती हैं। जो कविताएं उनके किस संकलन में संकलित हैं? विकल्प हैं गुंजन, ग्राम्या, ग्रंथि और पल्लव। तो डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है क्योंकि उनकी 1918 से 1925 के मध्य लिखी गई 32 कविताएं जो सर्वाधिक कलात्मक कविताएं मानी जाती हैं उनका संकलन पल्लव में किया गया। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा डी। अगला प्रश्न, पंत जी की प्रतिनिधि कविताओं का संकलन किस नाम से प्रकाशित हुआ? स्वर्ण किरण, स्वर्णधूलि, तारापथ या युगांत। तो सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। तारापथ उनकी प्रतिनिधि कविताओं का संकलन है जिसकी चर्चा हमने पिछले सत्र में की थी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सी। अगला प्रश्न, पंत के द्वारा रचित रूपक है। रूपक नाटक को कहा जाता है। ए ज्योत्सना, बी सत्यकाम, सी मधुबाला और डी चिदंबरा। तो उनके द्वारा उन्होंने एकमात्र रूपक ज्योत्सना की रचना की। ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आंसर होगा ए। अगला प्रश्न, कवि पंत ने उमर खयाम की रुबाइयों का हिंदी अनुवाद किस नाम से किया? विकल्प है ग्रंथि, बी स्वर्ण किरण, सी मधुज्वाल और डी तारापथ। तो सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। ये उनकी प्रतिनिधि कविताओं का संकलन है जिसकी चर्चा हम पिछले प्रश्न में कर चुके और ये दोनों उनके काव्य संकलन हैं, यानी उनके स्वरचित काव्य संकलन है जो अलग अलग समय पर प्रकाशित हुए। तो ऐसी स्थिति में उमर खयाम की रुबाइयों का हिंदी अनुवाद उन्होंने जो किया वो मधुज्वाल के नाम से प्रकाशित हुआ। आंसर होगा सी। अगला प्रश्न, पंत जी का बच्चन जी के साथ संयुक्त रूप से प्रकाशित कविता संग्रह है खादी के फूल, मधुज्वाल, लोकायतन या चिदंबरा। तो दोस्तों ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है क्योंकि हरिवंश राय बच्चन के साथ मिलकर संयुक्त रूप से उन्होंने जो कविता संग्रह प्रकाशित किया वो खादी के फूल के नाम से सामने आया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ए। उमर खयाम की रुबाइयां
अनुदित की गई मधुज्वाल के नाम से, लोकायतन उनकी प्रबंधात्मक कृति है और चिदंबरा वो है जिस पर उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ए। अगला प्रश्न, परिवर्तन कविता का रचना काल है 1920, 1924, 1926, 1928। तो दोस्तों बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। 1924 में परिवर्तन कविता की रचना की गई। आंसर होगा बी। अगला प्रश्न, परिवर्तन कविता के मूल भाव से संबंधित असत्य कथन है। मानवीय स्वभाव में परिवर्तन का चित्रण किया गया है। बी, कवि ने परिवर्तन को सृष्टि का शाश्वत सत्य माना है। सी, परिवर्तन के सौंदर्य का चित्रण किया गया है। डी, परिवर्तन के सकारात्मक रूप के साथ साथ विध्वंसकारी रूप का भी चित्रण किया गया है। तो यहां पर क्या पूछा गया है? असत्य कथन पूछा गया है। तो दोस्तों कविता में हम पूरा सारांश उसका पढ़ चुके हैं, उस पर गहरी चर्चा कर चुके हैं। तो उस कविता में कहीं भी मानवीय स्वभाव में परिवर्तन का चित्रण नहीं है। तो ऐसी स्थिति में ए विकल्प इस कविता के विषय में एक असत्य कथन है। जबकि हमने पढ़ा था कि परिवर्तन को कवि ने सृष्टि का शाश्वत सत्य माना है। तो यह कथन बिल्कुल सही है परिवर्तन कविता के रूप में, कविता के संदर्भ में। दूसरा, परिवर्तन के सुंदर रूप का भी चित्रण यहां पर किया गया है, यह भी सही है। और परिवर्तन के सकारात्मकता के साथ विध्वंसकारी रूप का भी चित्रण कवि ने किया है, यह कथन भी पूरी तरह से सत्य है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ए। अगला प्रश्न, खोलता इधर जन्म लोचन, मूंदती उधर मृत्यु क्षण क्षण, अभी उत्सव और हास उल्लास, अभी अवसाद अश्रु उच्छ्वास, पंक्तियों में निहित भाव है। इन पंक्तियों का भाव पूछा गया है और इस भाव से संबंधित जो सटीक जवाब है वही हमें चुनना है। तो पहला विकल्प है जीवन विपरीत परिस्थितियों में विकसित होता है। बी, जीवन में एक क्षण में आनंद और दूसरे क्षण में अवसाद आता है। सी, जीवन दुखमय है। डी, जीवन में उत्सव और आनंद के क्षणों को भरपूर जीना चाहिए। तो दोस्तों जो हम सबसे पहले ए विकल्प पर बात करते हैं, जीवन विपरीत परिस्थितियों में विकसित होता है, ये इन पंक्तियों में कहीं ना कहीं हल्का सा दिखाई दे रहा है। लेकिन यदि बी विकल्प ना होता तो इन पंक्तियों का जो सही निहित भाव है वो ए में जाहिर होता। लेकिन क्योंकि बी विकल्प में इसके भावार्थ को और अच्छी तरह से स्पष्ट किया गया है, यहां कहा गया है कि जीवन में एक क्षण में आनंद और दूसरे क्षण में अवसाद आता है, तो यही इस प्रश्न का सही उत्तर है। और कहीं भी यहां यह नहीं कहा गया है कि जीवन दुखमय है और ना यह कहा गया है कि आनंद और उत्सव के क्षणों को भरपूर जीना चाहिए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बी। अगला प्रश्न, पातों पर चुपचाप ओस के आंसू कौन डालता है? सूर्य, बादल, नीलाकाश या परिवर्तन? तो नीलाकाश, सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। कविता में स्पष्ट रूप से कवि ने कहा है कि पत्ते जब ओस की बूंदें रात को गिरती हैं पत्तों पर, तो ऐसा प्रतीत होता है मानो नीले आकाश ने चुपचाप आकर ओस की बूंदों के रूप में आंसू गिरा दिए हैं। तो यहां पर सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। कवि ने परिवर्तन को निष्ठुर क्यों कहा है? उसके पास हृदय नहीं है, वह निरंतर गतिमान रहता है, वह नाग की तरह मनुष्य को डस लेता है, विश्व के कण कण में उसकी विनाश लीला दिखाई देती है। तो डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। कवि ने उसे निष्ठुर परिवर्तन कहकर इसलिए संबोधित किया है क्योंकि विश्व के कण कण में उसकी विनाश लीला हमें दिखाई देती है। तो उत्तर इस प्रश्न का होगा डी। अगला प्रश्न, कवि पंत ने परिवर्तन से मृत्यु का क्या संबंध माना है? मृत्यु परिवर्तन का शीश है, मृत्यु परिवर्तन का गरल दंत है, मृत्यु परिवर्तन की सेना है, मृत्यु परिवर्तन की पुत्री है। तो दोस्तों बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। हम इन पंक्तियों को पढ़ भी चुके हैं। कवि पंत ने परिवर्तन से मृत्यु का क्या संबंध माना है? उसे गरल का मतलब होता है विष, मृत्यु को परिवर्तन के विष भरे दांतों के समान माना है कवि ने, यानी बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न, कवि ने परिवर्तन का कंचुक किसे माना है? कंचुक शब्द का अर्थ होता है लबादा या आवरण। विकल्प हैं सुख को, कल्पांतर को, नीलाकाश को या दुख को। तो बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। कल्पांतर शब्द का अर्थ एक बार फिर याद दिला दूं, यहां कल्पांतर से अभिप्राय कवि का युग परिवर्तन से है। तो युग परिवर्तन को क्या माना है उन्होंने? कंचुक के समान माना है। जिस प्रकार हम एक वस्त्र, एक लबादा, एक आवरण उतार कर दूसरा धारण करते हैं, उसी तरह से
परिवर्तन भी एक आवरण को उतारकर दूसरे आवरण को धारण करता है। तो कल्पांतर माना है, कल्पांतर को उन्होंने, युग परिवर्तन को उन्होंने परिवर्तन का कंचुक कह करके संबोधित किया है। तो उत्तर होगा बी। अगला प्रश्न, कवि ने निम्न में से किसे परिवर्तन के सैन्य दल के रूप में शामिल नहीं किया है? विकल्प है वन्नी, बाढ़, वज्रपात और भूकंप। तो दोस्तों यहां पर सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है और इन पंक्तियों पर आधारित है। ये पंक्तियां यहां इसीलिए दी जा रही हैं कि और किस किस को उन्होंने परिवर्तन के सैन्य दल में शामिल किया है, ये भी आपकी जानकारी में होना चाहिए। तो कवि लिखते हैं, आधि, व्याधि, बहुवृष्टि, वात, उत्पात, अमंगल, वन्य, बाढ़, भूकंप तुम्हारे विपुल सैन्य दल। परिवर्तन के सेना में क्या है? आधि यानी मानसिक पीड़ा, व्याधि यानी शारीरिक पीड़ा, बहुवृष्टि यानी बहुत अधिक बरसात जो सब कुछ नष्ट कर दे, वात यानी तूफानी हवा, उत्पात यानी विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक विपत्तियां, अमंगल यानी अशुभ कार्य, वन्य यानी अग्नि, बाढ़ आप सभी जानते हैं, और भूकंप, इन सबको परिवर्तन की विस्तृत, विपुल यानी विस्तृत सेना में शामिल उन्होंने किया है। तो यहां पर वन्य, बाढ़ और भूकंप ये तीनों उनके सैन्य दल हैं परिवर्तन के। केवल वज्रपात की चर्चा यहां पर नहीं की गई है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा सी। अगला प्रश्न, मुग्ध भुजंगम सा इंगित कर करता नर्तन पंक्ति किससे संबंधित है? गगन से, पृथ्वी से, नक्षत्रों से या अंबुधि से? तो दोस्तों डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। इसकी अगली पंक्ति आगे की है, आलोड़ित अंबुधि फेनोन्नत कर शत शत फन, मुग्ध भुजंगम सा इंगित कर करता नर्तन। ये पहली पंक्ति है और ये बाद की पंक्ति है। कवि कह रहे हैं कि जब परिवर्तन तुम अपनी विनाश लीला मचाते हो, यानी विकराल रूप में हमारे सामने आते हो, तो तुम अंबुधि यानी महान विशाल सागर में भी आलोड़न विलोड़न मचाते हो, यानी मंथन करते हो। और जब मंथन के फलस्वरूप उसकी ऊंची ऊंची लहरें फेन उगलती हुई उठती हैं, तो ऐसा प्रतीत होता है मानो सहस्त्रों फन वाला कोई नाग अपना फन ऊपर उठा करके आगे बढ़ता चला आ रहा हो और तुम्हारे इशारों पर नृत्य कर रहा हो। तो ये पंक्तियां डी यानी अंबुधि यानी सागर से संबंधित है। आंसर होगा डी। अगला प्रश्न, यही तो है असार संसार। पंक्ति में संसार को असार कहा है क्योंकि नाश संसार का अंतिम सत्य है, संसार में दुख और पीड़ा है, संसार में आनंददायक कुछ नहीं है, संसार में कोई गतिशीलता नहीं है। तो असार कवि ने संसार को इसलिए कहा है क्योंकि संसार में जो भी जन्म लेता है उसका नाश अवश्यम भावी है, चाहे वो वृक्ष हो, फूल हो, पत्ते हो, मनुष्य हो, पशु हो या पक्षी हो। कोई भी वस्तु हमेशा एक जैसी इस जगत में नहीं रहती। परिवर्तन जगत का स्वभाव है। तो यही कारण है कि उन्होंने संसार को सारहीन यानी असार कहा है, क्योंकि नाश संसार का अंतिम सत्य है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ए। अगला प्रश्न, अभी तो मुकुट बंधा था माथ, हुए कल ही हल्दी के हाथ। पंक्ति संबंधित है वृक्ष से, नारी से, लतिका से या पुष्प से? तो दोस्तों सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। इसकी आगे की पंक्ति है, वातहत लतिका वह सुकुमार पड़ी है छिन्नाधार। तो कवि यहां पर ये स्पष्ट कर रहे हैं कि लतिका, इसका व्यंजित भाव ये है कि लतिका अभी अभी विकसित होनी शुरू हुई है, उसमें नए नए पत्ते, नई नई कलियां आई हुई हैं और आनी शुरू हुई हैं, और अभी पूरी तरह से उसकी कलियां विकसित भी नहीं हुई हैं। और उससे पहले ही ये परिवर्तन तुमने अपनी विनाश लीला मचा दी, और तुम्हारी विनाश लीला के कारण वो लतिका जो अभी पूरी तरह से विकसित भी नहीं हुई थी, छिन्न भिन्न होकर पृथ्वी पर पड़ी है। तो यहां पर ये पंक्तियां किससे संबंधित हुई? लतिका से संबंधित हुई। एक नारी के वैधव्य के दृश्य के माध्यम से लतिका के छिन्नाधार पड़े होने की तुलना यहां पर की गई है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा सी। मानवीकरण अलंकार है इन पंक्तियों में, इसकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं। अगला प्रश्न, परिवर्तन कविता में कवि ने लालची गीध किसे कहा है? सुख दुख, रोग शोक, नृशंस व्यक्ति या परिवर्तन? तो दोस्तों बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। रोग और शोक यानी दुख को कवि ने क्या कहा है? लालची गीध। गीध का मतलब होता है गिद्ध, गिद्ध के लिए गीध शब्द इस्तेमाल हुआ है यहां पर। और इन पंक्तियों के द्वारा ये बात स्पष्ट हो रही है, लालची गीधों से दिन रात नोचते रोग शोक नित गात। कवि कहते हैं कि लालची गिद्ध जिस प्रकार कोई भी मांस या कोई मरा हुआ पक्षी या पशु पड़ा होता है उसे दिन रात नोच नोच कर खा जाते हैं, उसी तरह से इस जीवन में रोग और शोक यानी दुख
नित्य प्रति मनुष्य के गात यानी शरीर को नोच नोच कर उन्हीं लालची गिद्धों के समान खाया करते हैं। तो लालची गिद्ध किसे कहा है? रोग और शोक को कहा है। तो आंसर होगा इस प्रश्न का बी। अगला प्रश्न, यहां सुख सरसों शोक सुमेरु पंक्ति में निहित भाव है। विकल्प है सुख के बाद दुख का आना निश्चित है, बी उत्थान और पतन जीवन के सत्य हैं, सी यहां सुख विकसित होता है और दुख नष्ट हो जाता है, डी यहां सुख सरसों के फूल के समान क्षणिक है और शोक सुमेरु पर्वत के समान प्रबल है। तो डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों, क्योंकि यहां पर इस पंक्ति का अर्थ यह है कि कवि कहते हैं कि यहां सुख सरसों के फूल के समान क्षणिक है। सरसों का फूल कोई भी हो, चाहे वो सरसों का हो या कोई अन्य फूल हो, प्रत्येक फूल की प्रकृति होती है, उसका स्वभाव होता है कि वो कुछ समय के लिए खिलता है और उसके बाद मुरझाकर नष्ट हो जाता है। तो सुख को सरसों के फूल के समान बताने का अभिप्राय कवि का यह है कि वे सुख की क्षणिकता या क्षण स्थायी होने की जो प्रवृत्ति है उसकी ओर संकेत करना चाहते हैं। और सुमेरु क्योंकि एक पर्वत का नाम है और पर्वत अडिग रहता है, अटल रहता है, इसलिए शोक यानी दुख को उन्होंने पर्वत के समान अडिग यानी जीवन में अधिक समय तक कायम रहने वाला बताया है। तो डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आंसर होगा डी। अगला प्रश्न, एक छवि के असंख्य उडुगन एक ही सब में स्पंदन, एक छवि के विभात में लीन, एक विधि के रे नित्य अधीन पंक्ति की प्रमुख विशेषता है। ए सौंदर्य चित्रण, बी दार्शनिकता, सी बिंबात्मकता और डी व्यंग्यात्मकता। तो दोस्तों बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि परिवर्तन कविता के इस अंश में कवि की आध्यात्मिक दृष्टि और कवि की दार्शनिक दृष्टि अधिक उजागर हुई है। कवि प्रत्येक सृष्टि के कण कण में ईश्वर के अस्तित्व को अनुभव करते हैं और यही कहते हुए वो इन पंक्तियों में स्पष्ट करते हैं कि एक छवि कि एक वो छवि है, किसकी छवि? परमात्मा की छवि, असंख्य उडुगन, उसी छवि के प्रतिबिंब के रूप में ये असंख्य उडुगन यानी नक्षत्र, तारे दिखाई देते हैं, एक ही सब में स्पंदन। और इस सृष्टि में जो कुछ भी है उसमें वही एक परमात्मा नाम का जो तत्व है वो स्पंदित हो रहा है, धड़क रहा है, विद्यमान है। एक छवि के विभात में लीन, और विभात का अर्थ होता है सवेरा, और सवेरे का प्रातः काल का जो सौंदर्य है उसमें भी वही एक छवि विद्यमान है। एक विधि के रे नित्य अधीन, और ये संपूर्ण प्रकृति, संपूर्ण सृष्टि के कार्यकलाप उसी एक विधि यानी परमात्मा के अधीन है। तो यहां पर दार्शनिकता का भाव स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। यहां सौंदर्य चित्रण, बिंबात्मकता और व्यंग्यात्मकता जैसी विशेषताएं स्पष्ट नहीं है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बी। अगला प्रश्न, शिक्षा स्थल यह विश्व मंच तुम नायक नटवर, प्रकृति नर्तकी सोहर अखिल में व्याप्त सूत्रधर पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? ए अनुप्रास, बी मानवीकरण, सी सांगरूपक या डी उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों देखिए, शिक्षा स्थल, कवि पहले इन पंक्तियों को समझ लेते हैं। शिक्षा स्थल यह विश्व मंच, विश्व को मंच बता रहे हैं, यानी विश्व रूपी जो ये मंच है ये शिक्षा का स्थल है। क्यों? क्योंकि प्रकृति के प्रत्येक सजीव और निर्जीव उपादान से, तत्व से हमें कोई ना कोई सीख मिलती है। तो इसलिए कवि क्या कह रहे हैं, ये विश्व रूपी जो रंगमंच है वो शिक्षा के स्थल के समान है। तुम नायक नटवर, और परिवर्तन तुम क्या हो? तुम इसके नायक नटवर हो। नटवर वैसे तो भगवान कृष्ण को कहा जाता है, लेकिन यहां पर नट का अर्थ है अभिनेता और अपने इशारों पर नचाने वाला। तो तुम नायक नटवर हो, यानी इसका केंद्र हो, इसका संचालन करने वाले हो, क्योंकि सभी सांसारिक गतिविधियां तुम्हारे द्वारा ही संचालित होती हैं। सृजन संहार सब तुम्हारे ही द्वारा किया जाता है। फिर प्रकृति नर्तकी, और ये जो प्रकृति है जिसका सौंदर्य हमें दिखाई देता है अलग अलग रूपों में, ये एक नर्तकी के समान है। और सुघर अखिल में व्याप्त सूत्रधर, और तुम इसके इस संपूर्ण विश्व में सूत्रधार के रूप में, अब इसके केंद्र को, इसके सूत्र को, इसके धागे को धारण करने वाले के रूप में विद्यमान हो। तो ऐसी स्थिति में यहां पर देखिए, तुम नायक नटवर अनुप्रास अलंकार हो गया, मानवीकरण अलंकार है, परिवर्तन को नायक नटवर कहकर के मानवीय गुणों का उस पर आरोप किया गया है, और सांग रूपक अलंकार है, विश्व मंच नायक नटवर,
और प्रकृति जो नर्तकी है। कोई भी नाटक होता है तो उसमें एक नायक होता है, मंच होता है और नर्तकी होती है और सूत्रधार होता है। तो यहां पर पूरा का पूरा रूपक बांधा गया है, तो सांग रूपक अलंकार भी है, तो इसलिए डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आंसर होगा डी। अगला प्रश्न, परिवर्तन कविता की अंतिम पंक्तियां हैं, तुम ही चिरंतन अहे विवर्तन हीन विवर्तन, तुम्हारी ही विधि पर विश्वास हमारा चिर आश्वास, भूप अकिंचन अटल शास्त्र नित करते पालन, जगत जीवन का अर्थ विकास मृत्यु गति क्रम का ह्रास। तो दोस्तों ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि परिवर्तन की अंतिम पंक्तियां हैं, तुम ही चिरंतन अहे विवर्तन हीन विवर्तन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ए। अगला प्रश्न, ऑल इंडिया रेडियो को गौरवान्वित करने वाले निम्नलिखित साहित्यकारों में से एक नाम अशुद्ध है। यूपीपीएससी जीडीसी 2021 में यह प्रश्न पूछा गया। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत, भगवती चरण वर्मा और अज्ञे। तो दोस्तों पंत, भगवती चरण वर्मा और अज्ञे, इन तीनों ने आकाशवाणी से जुड़कर के कार्य किया एक निश्चित समय में, लेकिन सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ऑल इंडिया रेडियो से कभी भी नहीं जुड़े। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ए। अगला प्रश्न, छायावाद के किस कवि का काव्य अरविंद के जीवन दर्शन से प्रभावित है? यूपीपीएससी लेक्चरर 2020 में यह प्रश्न पूछा गया। ऑप्शंस है महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद और सुमित्रा नंदन पंत। तो डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि सुमित्रा नंदन पंत के सृजन काल के अंतिम पड़ाव की जो रचनाएं हैं वे अरविंद दर्शन और नव मानवतावाद से प्रभावित है। तो डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न, लोकायतन किस विधा की कृति है? यूकेपीएससी लेक्चरर 2020 में यह प्रश्न पूछा गया। खंड काव्य, प्रबंध काव्य, मुक्तक काव्य या नीति काव्य? इसकी चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं। बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। प्रबंध की जगह यदि महाकाव्य होता तो भी यही विकल्प सही होता। तो आंसर इस प्रश्न का हुआ बी। अगला प्रश्न, निम्न में सुमेलित नहीं है। यूकेएसएससी एलटी 2020 में यह प्रश्न पूछा गया। कामायनी जयशंकर प्रसाद, रामचरितमानस तुलसीदास, चिदंबरा महादेवी वर्मा, चिता के फूल रामवृक्ष बेनीपुरी। तो दोस्तों ये कामायनी जयशंकर प्रसाद की कृति है। तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की, लेकिन चिदंबरा की रचना महादेवी वर्मा ने नहीं बल्कि सुमित्रा नंदन पंत के द्वारा की गई। तो और चिता के फूल कृति रामवृक्ष बेनीपुरी की है। तो ऐसी स्थिति में इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सी। तो दोस्तों ये हुआ हमारा आज का सत्र, जिसमें हमने सुमित्रा नंदन पंत के जीवन, उनकी रचनाओं जो हमारे पाठ्यक्रम में प्रस्तावित हैं, प्रथम रश्मि और परिवर्तन, उन पर आधारित बहुत सारे प्रश्नों पर बातचीत की। अगले सत्र में भी हम इन्हीं कविताओं पर आधारित और बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों पर बातचीत करेंगे जो अलग अलग परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो अगले सत्र का बेसब्री से इंतजार कीजिए।